गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत तुम्हारा लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल में। और स्वागत है तुम्हारा विकास बैच के आज के डे टू में। हमने डे टू के अंदर हमने आज के कल डे वन में हमने पूरी तरीके से पूरी एसएसटी का ओवरव्यू कर लिया। कितने चैप्टर्स होते हैं, कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, कितने पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है, और इस बैच के अंदर तुमको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है ना। वो सारी चीज़ें हमने कल के दिन डे वन पे हमने समझ ली 1 तारीख को। तो अगर तुमने अब तक कल का लेक्चर देखा नहीं है तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू कि आप जाइए और सबसे पहले डे वन से शुरुआत कीजिए। ठीक है, डे वन से आप शुरू से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें एक फ्लो में सब समझ में आए और फ्लो में हम आगे चीज़ों को लेकर चलें। तो आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो देखो, अगर आपने अब तक हमारा डे वन वाला लेक्चर, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक वो डे वन लेक्चर देखा नहीं है तो प्लीज़ आप यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये वन शॉट है या नहीं। तो इसलिए पहले ही क्लियर कर दूँगा कि ये वन शॉट नहीं होने वाला है। ये एक बहुत डिटेल और इन डेप्थ बैच है जिसके अंदर हम चीज़ों को, बहुत कंसेप्ट को बहुत डेप्थ में और बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये उस तरीके का बैच है जहाँ पे हम एक ही कंसेप्ट पे काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे ताकि हम आपको बहुत ही अच्छे से उस कंसेप्ट के बारे में रूबरू करवा सकें। समझ में आ रहा है? इसी वजह से ये बैच आपका एक नॉर्मल रेगुलर बैच है जो कि पेड होता है, लेकिन हमारे लिए फ्री है, आपके लिए फ्री है ये बैच। ठीक है, तो आज हमारा डे 2 होने वाला है। ठीक है, तो ये डिटेल बैच है, वन शॉट नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टूड प्लीज़ ना करें इस वजह से। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर से शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। समझा दूँ? रुक जाओ। ये हमने सारी कल कल चीज़ें की थी, ये सब उसके बारे में था जब हमने चीज़ें कल कवर करी, उसके ऊपर था। ठीक है, ऑल्सो हम आज कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, कुछ टॉपिक्स मतलब 1 या 2 टॉपिक्स कवर करेंगे बिकॉज ये हमारी अभी पहले ही क्लास है, पढ़ाई के लिए हमारी पहली क्लास है। इसलिए हम धीरे 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 कंसेप्ट को आगे ले चलेंगे और पूरा एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद तुमको कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने दूंगा, उन क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व करना है। एज ए डीपीपी के तौर पर मैं उन क्वेश्चंस को तुमको दूंगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक चैप्टर को जिसका नाम है एक सेकेंड यार, ये मेरा ना पेन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? बेसिकली तुम्हारा सिविक्स का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है, तो आराम आराम से, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। देखो, पावर शेयरिंग में ना इस पूरे चैप्टर के अंदर तुम लोगों को बेसिकली 2 कंट्रीज़ के बारे में बताया गया। ठीक, कौन सी कंट्रीज़ है भाई? इंडिया के बारे में है? नहीं, बातें इंडिया के बारे में है नहीं। इस चैप्टर के अंदर हम एक कहानी के तौर पर 2 कंट्रीज़ की सिचुएशन को समझेंगे एंड उस सिचुएशन से हम एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करेंगे और वो कॉन्क्लूजन ये होगा कि ये वर्ड क्या है। समझ में आया? नहीं आया? वापस समझा दो। देखो, हम सबसे पहले इस वर्ड को तोड़ के समझते हैं। क्या है ये वर्ड? क्या कहता है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इसे हम समझने जाएं तो एक होता है वर्ड पावर, एक होता है शेयरिंग। पावर का मतलब होता है ताकत,
किसी भी चीज़ की ताकत। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली है, ठीक है। अब तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे फादर साहब होंगे, तुम्हारी मम्मी होगी, तुम्हारे भाई बहन होंगे और तुम होंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है? अरे भाई, बलशाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मसल ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? फादर के पास है, राइट। पूरे घर को कंट्रोल करने की, या पूरे घर में कहाँ क्या चीज़ें चलेगी, उस चीज़ की पावर किसके पास है? फादर के पास है। या फिर आपके दादाजी हैं तो उनके पास होगी, ठीक है। तो ये पावर जो होती है वो किसके पास होती है? फादर के पास होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ताकत। ताकत इज़ व्हाट? पावर, ठीक है। देखो, अब मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, है ना। तो मुझे पता है तुम्हें पता होगा कि पावर का और शेयरिंग का मतलब क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाना है तो आराम आराम से समझेंगे, चीज़ों को एक तरह से लेकर के दूसरे तरह तक कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पावर। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अब इमेजिन करें कि आपके घर में ताकत आपके फादर साहब के पास है, ठीक है। लेकिन आपके घर में सिर्फ फादर नहीं है, आपके दादाजी भी हैं। तो अगर आपके घर में दादाजी भी हैं, आपके फादर साहब भी हैं, तो अब सारी पावर दादाजी के पास नहीं होगी, क्योंकि अब उनकी तो एज हो गई है ना। अगर उनकी एज हो गई है तो इसका मतलब है कि वो सारे घर के कामों को बारीकी से इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, बारीकी से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, परख नहीं सकते सारे कामों को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सारे घर के काम, ये सारे घर के एक्सपेंसेस या मनी कंट्रोल, वो सारी चीज़ें तो दादाजी कर नहीं सकते। कुछ चीज़ें दादाजी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आपके फादर साहब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से घर में क्या होता है? घर में फिर जो ये पावर होती है इसका बंटवारा होता है कि भाई देख, जो घर के अंदर के मसले हैं ना, ये सारे बहू संभाल लेगी और मैं संभाल लूँगा। कौन कहता है? दादाजी। दादाजी क्या कहते हैं कि घर के अंदर के जो मसले हैं ना, घर के अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें ना बहू और मैं, हम दोनों संभाल लेंगे। जो ये घर पे पैसे की इनकम है, इनकम का जो सोर्स है, जो पैसे का मामला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें संभालनी पड़ेगी। किसको कहते हैं? अपने बेटे को, मतलब तुम्हारे फादर को, ठीक है। क्या कहते हैं दादाजी? कि घर के बाहर के सारे मसले, या घर के बाहर के जो पैसों के मसले हैं, या घर में जो सामान आ रहा है उसके जो पैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले फसाइल, ये सब तुम्हें संभालने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसमें? पावर का बंटवारा हो रहा है कि जो पावर दादाजी के पास थी, अब उसमें से कुछ पावर उन्होंने उठा करके तुम्हारे बेटे को, उनके बेटे को, मतलब तुम्हारे फादर को दे दी। तो यहाँ क्या हो गई? पावर शेयर हो गई। पावर क्या हो गई? शेयर हो गई। इसी को हम कहते हैं पावर का, इसी को हम कहते हैं पावर का शेयर होना। इसी को हम कहते हैं पावर का शेयर होना। मतलब जो पावर है, जो पावर है, उस पावर को, जो पावर है वो पावर दो लोगों में बढ़ गई यहाँ, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर ही हम लोग इसी प्रकार से ऐसी दो कंट्रीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। ऐसी दो कंट्रीज़, और ये वो दो कंट्रीज़ हैं, ये वो दो कंट्रीज़ हैं जो दो कंट्रीज़ के हालातों को या उनके कंसिक्वेंसेस को समझ के, जो उन कंट्रीज़ के अंदर हालात हुए थे या उन कंट्रीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उन प्रॉब्लम्स को समझ के हम ये कॉन्क्लूजन तक पहुँचेंगे कि जो पावर शेयर करने का फंडा है ये क्यों ज़रूरी है और पावर क्यों शेयर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि पावर शेयर क्यों होनी चाहिए, उसका रीज़न क्या है, ये हम एंड कॉन्क्लूजन तक आखिर में पहुंच के समझते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि पावर शेयरिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक दो तरीके से पावर शेयर करी जाती है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो वो हम आगे चैप्टर के एंड पार्ट में पहुंचते हुए समझ लेंगे। शुरुआत तो इसी चीज़ पे हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन सर जी वो तो समझा दीजिए कि कौन सी दो कंट्रीज़ हैं, कौन सी वो दो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं।
तो भाई देखो, दोनों कंट्रीज इंडिया की तो नहीं है, इंडिया तो नहीं है उन दो कंट्रीज का नाम। एक कंट्री का नाम है बेल्जियम। भैया बेल्जियम, ये तो कभी नाम सुना ही नहीं है, सुनो कभी नहीं, बिकॉज ये बेल्जियम यहाँ आता ही नहीं है, एशिया में है ही नहीं। बेल्जियम इज़ वेयर इज़ बेल्जियम? कहाँ है बेल्जियम? जल्दी बताया जाए। बेल्जियम है यूरोप में। कहाँ है बेल्जियम? यूरोप में बेल्जियम है। और दूसरी कंट्री कौन सी है भैया? फिर दूसरी कंट्री है हमारी ही नेबर, श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ आता है? श्रीलंका आता है एशिया में, क्योंकि हम भी तो एशिया में ही हैं, राइट? बिल्कुल सही, एशिया में ही आता है, लेकिन हम इसे कहते हैं साउथ एशिया, बिकॉज नीचे ना साउथ में। अरे यार तुम्हें सब समझाऊंगा यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हर एक चीज़ समझेंगे तुम, हर एक चीज़ समझेंगे। देखो मैप तो मुझे आता नहीं बनाने, लेकिन मैं तुम्हें एक समझा देता हूँ। जैसे हम देखो, अगर हम यहाँ इंडिया है, इंडिया के साइड में कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, हमने देखा ना कि इंडिया यहाँ आता है, यहाँ इंडिया आता है, उसके साइड में यहाँ बांग्लादेश आता है। ठीक है, यहाँ ऊपर चाइना आता है, यहाँ छोटा सा नेपाल है, राइट? यहाँ इंडिया है, यहाँ छोटा सा नेपाल है, यहाँ ऊपर पूरा इतना बड़ा चाइना है, और यहाँ हमारा बांग्लादेश आता है। ये हमें सबको पता है। और यहाँ पर आता है यार, कुछ तो आती है, कोई तो कंट्री है, हम उसका नाम ही नहीं लेना हमें, ठीक है? और हमारे नीचे, इंडिया के नीचे छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड। वो आइलैंड क्या है? उस आइलैंड को हम कहते हैं श्रीलंका। उस आइलैंड को हम लोग श्रीलंका कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, एकदम सही, एकदम राइट। लेकिन उसे साउथ ही क्यों कहते हैं? अरे भाई अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो क्या कर रहे हो तुम? चलो ठीक है, ये भी समझा देते हैं। देखो हम इतना तो जानते ही हैं कि ये नॉर्थ है, ये उसके नीचे साउथ आता है, ठीक है? यहाँ पे हमारा ईस्ट आता है, और ये हमारा वेस्ट आता है। इतना तो हम जानते हैं। अगर हमारा इंडिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ चाइना आ रहा है, तो और यहाँ श्रीलंका आ रहा है, तो श्रीलंका कहाँ है? साउथ में, साउथ में, राइट? तो इसलिए हमने क्या लिखा? साउथ एशिया। क्या लिखा? साउथ एशिया। समझ आया होगा आई होप, ठीक है? अच्छा, बहुत ज़्यादा बेसिक था ये। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर पे। देखो हम ना सबसे पहले समझेंगे कि जो तुम्हारा कंट्री है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे को इस चैप्टर के बारे में, सॉरी इस कंट्री के बारे में ना एक खास बताता हूँ, एकदम खास। ये कंट्री ना, हमारा स्टेट है हरियाणा, इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा। इस कंट्री में ना हरियाणा से कम पॉपुलेशन है, मतलब कि जो हमारी स्टेट हरियाणा है, हरियाणा में इस कंट्री से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतनी कम पॉपुलेशन, इतना छोटी कंट्री है ये, इतनी छोटी कंट्री है। और ये कंट्री ना यूरोप में सिचुएटेड है। यूरोप में 4 कंट्रीज़ हैं, उन 4 कंट्रीज़ के बीच में ये कंट्री आती है। अब यूरोप कोई कंट्री नहीं है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है? हम सब बचपन में पढ़ जाते हैं, बचपन में पढ़ा था हमने कि एशिया होता है, यूरोप होता है, ठीक है? ये हमने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, ये चीज़ हमने बचपन में पढ़ी थी, है ना? हम एशिया में हैं, तो ये कंट्री कहाँ है? यूरोप में है, ठीक है? तो यूरोप के कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है, और ये कंट्री 4 कंट्रीज़ हैं, उन 4 कंट्रीज़ के बीच में ये कंट्री है। मतलब कि 4 कंट्रीज़ के साथ ये कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है? ये बात बताई गई है, ठीक है? चलो अभी के लिए इतना समझ लो, अभी के लिए इतना समझ लो, बहुत ही बेसिक सारी चीज़ें समझ लो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने तुमको बता दी। अब जब हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट थोड़ी सी बातें हैं भाई साहब, श्रीलंका के भी कर लेते हैं। अच्छा देखो, श्रीलंका के बारे में इतनी चीज़ें तो सब जानते हो, इतनी चीज़ें सब जानते हैं ना श्रीलंका के बारे में, कि श्रीलंका में कौन रहते हैं? तमिल। श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका में कौन रहता है? तमिल पीपल्स रहते हैं। लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि श्रीलंका में सिर्फ तमिल नहीं रहते, एक अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रहते हैं।
जिनका नाम, उनकी लैंग्वेज का नाम पता है क्या? उनकी लैंग्वेज का नाम है सिन्हाला। और जो पूरी डिबेट है ना, वो इस ही लैंग्वेज की वजह से हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग बात। क्या तुम जानते हो कि श्रीलंका के अंदर ना कोल्ड वॉर हो चुकी है? अब ये कोल्ड वॉर क्या होती है? तो भाई कोल्ड वॉर का मतलब है कि कंट्री के अंदर ही जंग हो गई। कंट्री के अंदर ही जंग हो गई, लड़ाई झगड़े, प्रोटेस्ट नहीं, जंग, लाइक अ लिटरल वॉर हो गई। और किसके बीच में वॉर हुई होगी? रिलीजन के बेस पे तो नहीं होगी, तो किसके बेस पे हुई होगी? अच्छा, मैं तुम लोगों को अभी चीज़ें कनेक्ट करवाई। मैंने तुमको क्या कहा कि श्रीलंका में हम सब जानते हैं तमिल लोग रहते हैं, और मैंने ये भी कहा तुम्हें कि वहाँ सिन्हाला लोग रहते हैं और तमिल लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब खुद सोचो, क्या इन दोनों के बीच में ही वॉर हुई है? बिल्कुल सही। ये दोनों लैंग्वेज के बेसिस पे ही, दोनों लैंग्वेज ग्रुप्स के ऊपर ही वॉर हुई थी। अब वो वॉर कब हुई थी, क्या हुई थी, कैसे हुई थी, उस वॉर का अंजाम क्या हुआ, और वो वॉर हुई क्यों, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यार। ठीक है, मैंने तुम लोग को चैप्टर का एक मोटा मोटी सार, हाँ, यहाँ पे बता दी। ठीक है, हमने चैप्टर का एक मोटा मोटी सार पढ़ लिया। अब हम लोग एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी से समझेंगे भी, नोट्स तुमको अपने साथ बनाने हैं। चलो, सबसे पहले सभी लोग फटाफट से, जो भी लेटा हुआ है, उठ जाओ, उठ जाओ, डेस्क पे बैठो और अपनी बुक खोलो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक खोलो, माननीय सिविक्स की बुक, सिविक्स की बुक खोलो, चैप्टर नंबर 1 खोलो, है ना। और उसके साथ साथ फटाफट से अपनी नोटबुक खोल लो, उस पर हेडिंग डाल दो पावर शेयरिंग। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो चीज़ें जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ और उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँगा, बस वही एग्जैक्ट लिख देना अपने नोट्स में। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाना। ठीक है, मैं यहाँ नोट्स नहीं बनाने वाला, बट मैं तुम लोग को एग्जाम्पल समझाऊंगा और तुम उस एग्जाम्पल को एग्जैक्टली अपने नोट्स में डाल सकते हो, जिससे तुम लोग को चीज़ें थोड़ी और बेटर क्लियर होगी। डन है? ठीक है, चीज़ें थोड़ी और बेटर क्लियर होगी तुम्हें। खोली सबने नोटबुक? आई होप सबने नोटबुक्स ओपन कर ली होगी, हेडिंग डाल दी होगी। यहाँ छोटी सी इसमें अक्षर में डाल दो डेट, ताकि जब आखिर में पढ़ने बैठो तब मोटिवेशन आए कि भाई बैठे थे जून में पढ़ने के लिए, बुक खोली थी जून में पढ़ने के लिए, उसकी थोड़ी सी मोटिवेशन आए। हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करने वाले हैं, पूरी तरह से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से समझेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी है जो कि सब कुछ है, और तो कुछ नहीं है भाई, जो है वो एनसीईआरटी है। जो है वो एनसीईआरटी है। स्टार्ट करते हैं, शुरू करें, शुभ आरंभ करें। चलो बिस्मिल्लाह, चलो शुरू करते हैं। क्या है ओवरव्यू? यहाँ से शुरू करेंगे? हमें तो कहा गया था कि यहाँ से शुरू करना है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे ओवरव्यू से। तो ये कंसेप्ट, कोई चैप्टर जो दिया है ना, उसका सार है। अब डिटेल बैच ले रहे हैं, इन डेप्थ में ले रहे हैं, तो हर एक चीज़, हर एक कोने को, हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड के मतलब को समझ के चलते हैं ना। क्यों बहुत स्पीड में चलना है? So, बहुत टाइम, मैं तुम लोग को टाइम भी दूंगा, है ना। उस टाइम पीरियड में तुम लोग को लिख लेना है। मैं तुम लोग को बोलूँगा कि लिखो, लिख लेना। एनसीईआरटी में बोलूँगा हाईलाइट कर लो, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। समझ में आ रही चीज़ें? चलो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। और ना सब लोग को बता दूँ मैं कि अगर बुक का कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा तो पहले ही क्लियर कर दूँ कि भैया देखो, 2025-2026 की न्यू बुक है, एकदम नई नई ताज़ी ताज़ी बुक है, इस वजह से इस कलर की बुक है। चलो, विद दिस चैप्टर वी resume द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। है ना, तुमने क्लास 9 में भी, अपने बचपन में, ठीक है, आई होप तुमने शायद बचपन में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। याद आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आएगी। चलो, तुमने 9th क्लास में ना अपनी पढ़ी थी डेमोक्रेसी के बारे में, थोड़ा बहुत तुमने डेमोक्रेसी के बारे में समझा होगा उस टाइम पे, बस वही है।
वही है, वी रेज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी. वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन द डेमोक्रेसी all the power does not rest with any organ of the government. मान्य मान्य यह है कि ये इस चैप्टर का ना तुम लोग को एक भाग बता रहा है, भाग ये बता रहा है ना कि इस कहानी में ना, इस कहानी में एक मोड़ आने वाला है. मोड़ मान्य, इस कहानी में हम दो कंट्रीज़ के बारे में समझने वाले हैं, जो कि हमने पहले कह दिया कि बेल्जियम और श्रीलंका. हम इन दो कंट्रीज़ के बारे में पूरी तरह से सार से समझने वाले हैं कि ये दो कंट्रीज़ में क्या हुआ था. कुछ तो हुआ था, और इसी वजह से हम एक सार पे पहुंचते हैं, एक कॉन्क्लूजन पे पहुंचते हैं कि एक कंट्री के अंदर ना पावर शेयरिंग, पावर का शेयर होना क्यों ज़रूरी है, और पावर शेयर होनी चाहिए, और वो क्यों होनी चाहिए, वो हम इन दो कंट्रीज़ के कहानी से समझने की कोशिश करते हैं. चीज़ें क्लियर हुई? चीज़ें क्लियर हुई? ये वही बता रहा है, ये कहने की वही कोशिश कर रहा है कि विथ एनी ऑर्गन विथ एनी वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई साहब पावर जो होगी ना वो सिर्फ दादाजी के पास नहीं रहेगी. दादाजी और आपके फादर साहब, इन दोनों के पास पावर शेयर होनी चाहिए. अब वो क्यों शेयर होनी चाहिए, इसका हमें इस पूरी कहानी से, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से समझ आएगा, और वहाँ से सीख मिलेगी कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और पावर का शेयर होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. एनी इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ एन पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी समझेंगे, इसके बारे में डिटेल में. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन द डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से, किस सार पे डिज़ाइन करी गई है. हमारी डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बेसिस पे हमारी पूरी डेमोक्रेसी को, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को सार करा गया है. राइट? इन दिस द न्यू chapters we carry this idea of power sharing forwards with the start of two stories from, देखो 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 देखो, चैप्टर का स्टार्टिंग में लिखा गया है भैया, बेल्जियम और श्रीलंका. बेल्जियम और श्रीलंका, थोड़ा सा इसको आप ठीक रहेगा. ठीक है. इन स्टोरीज के अंदर both these stories are about how democracies handle demands for the power sharing. मतलब कि इन दो कहानियों से हम ये पता करने वाले हैं कि क्या पावर शेयरिंग की डिमांड्स हैं और पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए. This story adds some journal conclusions about the need of power sharing in the democracy. जो मैंने तुम्हें इतना आधा घंटा लेकर के पूरा समझाया, वही बताया गया. This allows us to discuss various forms of power sharing that will taken in the forms of his two chapters. ठीक है, समझ लिया, बेसिक सारा समझ लिया. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले अपनी नोटबुक खोलो और नोटबुक में ऊपर लिख दो बेल्जियम, श्रीलंका. बेसिक टॉपिक, बेसिक टॉपिक टॉपिक लेंगे. उसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो बेल्जियम के बारे में समझेंगे कि बेल्जियम था क्या, उसमें कंट्री क्या थी. ठीक है. सबसे पहले ना ऊपर हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ बेल्जियम एंड श्रीलंका, एंड उसमें नीचे सब हेडिंग लगाओ और उसमें लिखो बेल्जियम. अरे यार बड़े नादान बच्चे हो यार तुम लोग. देखो ऊपर लिखो बेल्जियम एंड श्रीलंका, और नीचे सब हेडिंग डालो ऐसी छोटी सी लाइन मार करके, बेल्जियम की कहानी. ऐसे लिख सकते हो, बेल्जियम की कहानी. डन है. चलो आगे बढ़ो. इस तरीके से लिखो. उसके बाद ना बेल्जियम श्रीलंका लिख दिया. अब नीचे सब हेडिंग में बेल्जियम डालो. अब बेल्जियम के बारे में हर एक चीज़ हम समझेंगे.
देखो एनसीईआरटी से मार्क करवा के बताऊं तो हम लोग ना यहाँ तक पूरे चैप्टर को आज समझने वाले हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। अपनी एनसीईआरटी में एक बार एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में छोटी सी पेंसिल हो तुम्हारी और उससे ना ये लिख दो। क्या लिखोगे? यहाँ एक लाइन मारो इधर, जिस तरह में लाइन मारी ना उस तरीके से एक लाइन मारो और ना वहाँ लिख दो हस्ताक्षर में लिख दो अबाउट श्रीलंका। अबाउट श्रीलंका क्यों लिखा है हमने? देखो हमने इस वजह से अबाउट श्रीलंका लिखा है बिकॉज यहाँ तक पूरा तुम्हारा बेल्जियम के बारे में बताया गया, उसके नीचे यहाँ से तुम्हारा श्रीलंका के बारे में बताया गया, श्रीलंका की कहानी। इसलिए मैंने कहा तुम लोग को सब हेडिंग में पहले बेल्जियम लिखो। हम पहले पूरा बेल्जियम के बारे में समझेंगे, देन हम लोग श्रीलंका के बारे में समझेंगे। ठीक है, आई होप तुमने लिख दिया होगा दोस्त। चला जा भाई, लाइट चली गई एक तो। ओके, शुरू करते हैं। चलिए हम समझेंगे सबसे पहले तो कि ये बेल्जियम होता क्या। कंट्री है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कंट्री है, लेकिन क्या चीज़ है और क्या कहानी है इसको थोड़ा मैं जूम करके तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग को चीज़ें दिखाई दें। अच्छा, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। आओ देखो, ये सारी चीज़ें समझाने वाली नहीं है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को याद ही करनी पड़ेगी और बहुत सिंपल बेसिक चीज़ है। क्या लिखा है? बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करा है। क्या करना है मतलब, जाओ फटाफट और नोट्स में नीचे फर्स्ट पॉइंट डालो। मतलब कि अब तुमने यहाँ ऐसा लिखा होगा ना, बेल्जियम, बेल्जियम ऐसे सब हेडिंग डाली होगी, वहाँ नीचे एक पॉइंटर बनाओ और पॉइंटर में लिखो स्मॉल कंट्री। शॉर्ट में लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक है, या फिर लिख सकते हो स्मॉल कंट्री यूरोप, जैसे तुम लोगों को ठीक लग रहा है ऐसे लिख दो, स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में सिचुएटेड। ठीक है, विच इज़ स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मैंने तुम लोग को ये बात स्टार्ट में ही बताई थी कि भाई हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उससे कम पॉपुलेशन है किसकी? बेल्जियम की। यहाँ के लिख सकते हो तुम लोग ऐसे, तुम लोग नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बेल्जियम यहाँ के लिख सकते हो बेल्जियम, गलती से मार्क गलत हो गया, इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में। नोट्स को तुम लोग को ना हमेशा ऐसे ही बनाना आता है, जिसको नहीं पता नोट्स कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाओ नोट्स। मतलब पूरी एनसीईआरटी की लाइन जो मैं तुम लोग को यहाँ लाइन दे रहा हूँ, ये लाइन को एग्जैक्टली लिखना नहीं है। ठीक है, नोट्स किस लिए काम आते हैं? नोट्स तुम्हारे एग्जाम से पहले जो एक महीने का पीरियड होगा ना उसके अंदर तुम्हारे नोट्स काम आते हैं। वरना तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है ना पूरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है, एनसीईआरटी की लाइन्स ही पढ़नी होती है। नोट्स हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम लोग को जो आखिर का एक महीना है जिसमें हम लोग को क्विकली रिवीजन करना हो सभी चैप्टर्स का, तब हमारे नोट्स काम आ सके। समझ रहे हो? तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जिससे हम लोग को समझ में आ रहा है क्या, कि हरियाणा बेल्जियम से ज़्यादा बड़ा है, बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से बहुत कम है। राइट, यही बात समझ में आ रही है हम लोग को? ठीक है, अच्छा चलो इसे भी हाईलाइट कर दो, फिर हाईलाइट कर दो स्मॉलर एरिया
स्मॉलर एरिया देन हरियाणा, स्मॉलर एरिया देन हरियाणा। इट हैज़ एन बॉर्डर्स। देखो अब मैं तुम लोग को क्या कहा था कहानी की शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में तुम लोग से एक बात बताई थी कि भाई जो बेल्जियम है ना वही ऐसा है यूरोप के अंदर, और वो ना 4 अलग अलग कंट्रीज से, 4 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, उन 4 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से सिचुएटेड है। मतलब कि अगर बेल्जियम यहाँ है, अगर बेल्जियम यहाँ है तो यहाँ एक कंट्री है, यहाँ दूसरी कंट्री है, यहाँ तीसरी कंट्री है, यहाँ चौथी कंट्री, ऐसे 4 कंट्रीज से वो सराउंडेड है। अब वो 4 कंट्रीज कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहली कंट्री आती है फ्रांस, देन आती है नीदरलैंड, देन आती है जर्मनी, एंड लास्ट में आती है लग्जमबर्ग। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं, कौन सी? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज के बीच में कौन बैठा है? बेल्जियम। कौन बैठा है बीच में? बेल्जियम। बी, बी माने बेल्जियम। ठीक है, मैं तुम लोग को नोट्स बना के दे रहा हूँ। मैंने सोचा था कि नोट नहीं दूंगा, लेकिन भाई मैं तो तुम लोग को नोट्स ही दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में नीचे पॉइंट बनाना, नीचे पॉइंट नहीं बनाना। देखो क्या करो पता है, कहाँ जगह मिल जाए मेरे को, कहीं जगह मिल जाए। देखो जैसे तुमने अगर नोट्स बनाया ना, यहाँ पे तुमने पॉइंट लिखा, सेकेंड पॉइंट, अब जो थर्ड पॉइंट लिख रहे हो ना, तो एग्जैक्टली इसी चीज़ को छाप दो, कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लो मतलब, कॉपी कर लो मतलब कि एक बॉक्स बनाओ जिसमें लिखो बेल्जियम, उसमें ही इस तरीके से 1 2 3 4 डाल दो, और ये सारे नाम डाल दो कंट्रीज के। जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, मतलब कि फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, ये 4 कंट्रीज के बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? बेल्जियम के साथ। ठीक है, अरे मुझे नहीं समझाना, मुझे मुझे नोट्स नहीं बना के देने थे, बट कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, नोट्स भी तुम लोग को साथ में दे ही रहा हूँ यार मैं, बताओ। चलो ठीक, कोई ना। देखो क्या बोलते हैं, इट हैज़ एन बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इनको हाईलाइट कर लो, मैं तुमको कह रहा हूँ वो चीज़ें हाईलाइट कर लो फटाफट। नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तुम लोग को क्लास के दौरान ही सारी चीज़ें मैं याद करवाता भी साथ साथ चलूँगा, कोई दिक्कत की बात लेना नहीं है। ठीक है, आज शायद हम लोग यहाँ तक ख़त्म कर पाएंगे, शायद। हम बहुत आराम से जा रहे हैं इस वजह से। चलो देखो देखो, हमने कौन से पॉइंट पढ़े? हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, फटाफट याद करो, फटाफट फटाफट। आंखें बंद करो, याद करो। हमने क्या, कौन सा पहला पॉइंट पढ़ा? हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि भाई साहब जो बेल्जियम है ना, वो कहाँ सिचुएटेड है? यूरोप में सिचुएटेड है। कहाँ है? यूरोप में। बेल्जियम एक कंट्री है जो कि यूरोप में सिचुएटेड है। वो 4 ऐसी कंट्रीज है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी 4 कंट्रीज है? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड। वो 4 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर्स को शेयर करती है। हरियाणा जो इंडिया का स्टेट है, उससे कम पॉपुलेशन किसकी है? बेल्जियम की। बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से ज़्यादा कम है। और कहाँ सिचुएटेड है? यूरोप में सिचुएटेड है। ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, बहुत ईजी थे, याद हो गए? याद हो गए, वेरी गुड। चलो ठीक है, स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। स्मॉल कंट्री, ये वर्ड को काफ़ी अच्छे से याद रखना। देखो इस वर्ड को, स्मॉल कंट्री, छोटी कंट्री है यूरोप के अंदर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं लिखा गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा गया होता ना, इसका मतलब ये होता कि भाई साहब स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है, बट ऐसा नहीं लिखा गया। इसका मतलब है स्मॉल कंट्री है, स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। कितनी पॉपुलेशन है? 1 करोड़ की। अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब कि हरियाणा से 1/2 गुना पॉपुलेशन कम। अच्छा, उसने बोला कि बेल्जियम के अंदर। अब इसको नोट्स में कैसे लिखना है? अरे तुम लोग को सब चीज़ बता देता हूँ यार। देखो जैसे बताया हुआ ना, वैसे वैसे नोट्स में लिखते जाना। पॉइंट बनाना पहले तो एक पॉइंट बनाना, वहाँ लिखना बेल्जियम। बेल्जियम, बेल्जियम में लिखना कितनी पॉपुलेशन है? 1 करोड़। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और नीचे लिखना हाफ ऑफ हरियाणा, हाफ ऑफ द हरियाणा। रुक जाओ मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाफ ऑफ हरियाणा। इससे हमें क्या समझ में आता है? हमें ये पता चला कि बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, और हरियाणा की 1 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब कि हरियाणा की
हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बेल्जियम में है जो कि 1 करोड़ है। मतलब कि हरियाणा की कितनी पॉपुलेशन हुई? 2 करोड़। कितनी हुई? अरे अभी इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, 2 करोड़। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, अभी बढ़ चुकी है लेकिन 2 करोड़ है। तो अगर हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो कि होती है 1 करोड़, वो पॉपुलेशन है किसकी? बेल्जियम की। बेल्जियम की। ऐसे ही नोट्स बनाने। ठीक है, चलो। इजी था, इजी था। ये पॉइंट तो बहुत इजी था, ये पॉइंट तो बड़ा इजी था। क्या बोला है? पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़। कितनी है पॉपुलेशन? 1 करोड़। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तुम्हें उसे अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, उस पॉइंट्स को एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। और जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तुम्हें पूरी लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ पढ़नी है। हाईलाइट वाली चीज़ पढ़नी है, जो हाईलाइट नहीं करा वो भी पढ़ना है। और बाद में जब तुम सेकेंड या थर्ड रीडिंग लगाओगे तब सिर्फ हाईलाइट वाले पॉइंट पढ़ना। मतलब जो मैंने हाईलाइट करा है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या हाईलाइट करा है? बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, स्मॉलर एरिया देन हरियाणा। ठीक है। फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर्स, एक और चीज़ हाइड कर लेना। क्या बोला? बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इससे क्या आएगा? मतलब ये 4 कंट्रीज का वो बॉर्डर शेयर करती है बेल्जियम, हमारी बेल्जियम। ठीक है। पॉपुलेशन 1 करोड़, मतलब कि बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ है। उसका हम मिलेगा हाफ ऑफ हरियाणा। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? 2 से 3 रीडिंग के बाद पॉपुलेशन 1 करोड़, हाफ ऑफ हरियाणा। मतलब हम ये समझ जाएंगे कि पॉपुलेशन बेल्जियम की 1 करोड़ है जो हरियाणा से हाफ हो गई। समझ में आया? इसे कहते हैं हम लोग स्मार्टली लर्न करना, चीज़ें स्मार्टली लर्न कर रहे हो। समझ में आया? तुम्हें जो ये इतने वर्ड जो पढ़ने के तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी चीज़ें डायरेक्ट कनेक्ट होगी। समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी चीज़ तुम लोगों को क्लियर हुई होगी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। मतलब कि एथनिक कंपोजिशन मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बांटी हुई चीज़ है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ द कंट्री ओवर कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे कंट्री की पॉपुलेशन को बांटा गया है, कंट्री की पॉपुलेशन को बांटा गया है, जिसके अंदर 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। कहाँ रहते हैं? 59% ऑफ लोग। आ जाओ, मैं तुम लोगों को इसको नोट्स के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा यार। समझ में आया तो ठीक है। देखो ओके ओके ओके। इसमें बोला गया कि जो 59% की लैंग्वेज लोग हैं ना, 59%, ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। डच लैंग्वेज। ठीक है। और रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? फ्लेमिश रीजन में। कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और 59% ऑफ लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और उसके बाद आता है 40% की बारी। 40% ऑफ द लोग जो है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन क्यों मारी सर आपने? बताता हूँ आगे। 40% ऑफ द लोग हैं वो जर्मनी, फ्रांस, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और कहाँ रहते हैं भैया? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ये लोग रहते हैं वेलोनिया रीजन में। चलो अब समझाता हूँ ध्यान से। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। इस चीज़ को एग्जैक्टली लिख लो। चलो इसमें एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है बट वो भी लिख देता हूँ। 1%, 1% लोग जो है जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। आ जाओ। चलो सबसे पहले एक काम करो, इस चीज़ को बना लो। ठीक है। नोट्स में एक और पॉइंट डालो, नीचे पॉइंट डालो और उस पॉइंट में इस तरह से लिख लो चीज़ों को। ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर में लिखना, मैंने इसको स्ट्रक्चर में लिखा है, थोड़ा स्ट्रक्चर में लिख देना, चीज़ें समझ में आएगी। कहानी के सार में समझते हैं भैया। हमने ये देखा कि बेल्जियम के अंदर 100% लोग हैं, उसके अंदर से टुकड़ों में समझते हैं पहले। 100% लोगों में से सिर्फ 1% वो लोग हैं
जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। हमने देखा कि पूरे के पूरे बेल्जियम कंट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूरी बेल्जियम कंट्री के अंदर 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कौन सी 3 लैंग्वेज? मेरे साथ बोलो, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, मेरे साथ में बोलो। कौन सी 3 लैंग्वेज होती है? डच, फ्रेंच, जर्मन। फिर से बोलो, डच, फ्रेंच, जर्मन। अगेन डच, फ्रेंच एंड जर्मन। ठीक है, कौन सी 3 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे बेल्जियम कंट्री में बोली जाती हैं? फ्रेंच, डच एंड जर्मन। डच, फ्रेंच, जर्मन। डच, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे बेल्जियम कंट्री में बोली जाती हैं। अब जो इसमें डच लैंग्वेज है ना, वो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं? 59%। 59% लोग जो है डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। 40% लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और 1% लोग जो रह गए, सिर्फ 1%, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब कि अगर पूरी कंट्री के अंदर 100 लोग हैं, उसमें से 59 लोग जो है डच लैंग्वेज की बात करेंगे, 40 लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, और 1% लोग जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। क्या चीज़ें क्लियर हुई? क्या बातें क्लियर हुई? ठीक है, अब रीजन्स की बात करते हैं। देखो, पूरे चैप्टर में ना बस इतनी बातें याद रखना, ये 3 बातें जो तुम्हारे बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर 3 प्लेसेस के नाम बस दिमाग में डाले रखना। एक है फ्लेमिश रीजन, दूसरा है वेलोनिया रीजन, और तीसरा है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना, बिकॉज हमें इन 3 चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, सार वापस समझते हैं, आओ फिर से। ठीक है, हमने क्या देखा कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम के अंदर हमने 3 रीजन्स की बात करी। वेलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन एंड कैपिटल ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। बात समझ में आई? अब जो फ्लेमिश रीजन है ना, फ्लेमिश रीजन, वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? फ्लेमिश जो रीजन है, फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश जो एरिया है, वहाँ पे 59% डच बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, डच बोलने वाले जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। वेलोनिया रीजन के अंदर 40% लोग, 40% लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो रहते हैं। और जो बाकी के 1% लोग हैं ना, जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो पूरी कंट्री में ही फैले हुए हैं। बस 1% ही तो है, बस 1% ही तो है, राइट? तो यही 2 चीज़ें हम लोग को लैंग्वेज के तौर पे समझनी है अच्छे से। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये बात जहाँ तक क्लियर हुई होगी। हाँ, अब ब्रुसेल्स की बात भी करेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बता रहा हूँ। हमने अभी पूरी कंट्री की बात करी, हमने अभी पूरी कंट्री एज अ बेल्जियम उसकी बात करी कि पूरी बेल्जियम कंट्री के अंदर 2 प्लेसेस हैं, 2 रीजन्स हैं। फ्लेमिश रीजन, जहाँ पर 59% डच बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और दूसरी रीजन है, दूसरा प्लेस है वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन, वहाँ पे 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, और 1% जर्मन्स तो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। क्या इतनी बातें याद रहेंगी? इतनी बातें याद रहेंगी? वापस एक बार रिपीट कर दूँ? चलो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा, अब मैं यहाँ से बोर्ड से रिपीट करता हूँ। हमने देखा यहाँ पे 2 रीजन्स हैं, वेलोनिया रीजन एंड फ्लेमिश रीजन। इन 2 रीजन्स में हमारी पूरी कंट्री बटी हुई है। मतलब कि अगर हमारा यहाँ पे बेल्जियम है, तो बेल्जियम में 2 रीजन्स हैं। कौन से? एक वेलोनिया रीजन है और एक फ्लेमिश रीजन है। ऐसे 2 रीजन्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ये समझ लेना। अब जो फ्लेमिश रीजन है ना, वहाँ पे डच पीपल्स रहते हैं, डच पीपल्स। डच पीपल्स कौन से? डच बोलने वाले, डच इज़ अ लैंग्वेज, तो डच बोलने वाले लोग रहते हैं। वेलोनिया रीजन के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंच कितने लोग बोल रहे हैं? 40%। डच कितने लोग बोल रहे हैं? 59%। ठीक है, आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय द वे हमारा टाइम अब हो चुका है, टाइम्स अप हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं, बट हम लोग इस पॉइंट को खत्म करते हैं, अंदर हम लोग बाकी का कल कर लेंगे। ठीक है, वेलोनिया रीजन एंड फ्लेमिश रीजन, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आओ, हमने क्या देखा, हमने ये समझा, ये हमने ये चीज़ नोटिस करके हमने ये चीज़ देखी। क्या चीज़ देखी?
कि यहाँ जो बेल्जियम है ना हमारा, मैं इसका तुम लोग को एक समरी देता हूँ एंड फिर क्लास खत्म करते हैं। समरी देता हूँ। बेल्जियम में बस इतनी बातें आंखें बंद करके याद कर लेना कि भाई साहब 2 रीजन्स हैं, ठीक है। बेल्जियम के अंदर 2 रीजन्स हैं, 2 रीजन्स हैं। इसको अपने नोट्स में डाल देना। 2 रीजन्स हैं। कौन से 2 रीजन्स हैं? फ्लेमिश रीजन, एक है वेलोनिया रीजन। कौन से 2 रीजन्स हैं? फ्लेमिश वेलोनिया, फ्लेमिश वेलोनिया रीजन, ठीक है। अब फ्लेमिश रीजन में कौन लोग रहते हैं याद रखना। फ्लेमिश, फ्लेमिश मतलब अमीरी, अमीरी मतलब अमीरी जगह, अमीर अगर जगह है। फ्लेमिश रीजन मतलब अमीरी, अमीरी मतलब अमीर जगह, अमीर जगह मतलब अमीर लोग। अमीर लोग कौन है? जो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कौन है? डच है। डच बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा है, तो डच बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। वेलोनिया में कौन रहता है? वेलोनिया में रहता है फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग। अब डच बोलने वाले लोग कितने, कितने डच बोलने वाले लोग? चलो पहले फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच की हमको सब जानते हैं कि 40% है, 40% है। तो यहाँ पर अमूमन सी बात है, अगर 100% में से 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं तो 60% लोग डच बोल रहे होंगे। लेकिन जर्मन को भूल नहीं सकते हम लोग, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे जो कि जर्मन का है, ठीक है। जर्मन बोलने वाले लोग हैं 1%, तो 59% लोग जो है डच बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग याद रख देंगे इसको कि भाई साहब ये क्या है? 59%। ऐसे हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि भाई साहब ये क्या है? ये है 59%। क्या है? 59%। अच्छा, इस टेबल को कौन कौन याद रखेगा जल्दी बताओ। इस टेबल को याद रख लिया तो तुम्हारी लाइफ झिंगा होगा। इस टेबल को याद रख लो, तुम्हारा पूरा क्विकली याद रहेगा। क्विकली क्विकली चीज़ें क्विकली हो जाएंगी। देखो बेल्जियम है, बेल्जियम में 2 रीजन्स हैं। कौन से 2 रीजन्स हैं? फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। ये 2 रीजन्स ही हैं, फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश का मतलब है अमीरी, अमीरी मतलब अमीर लोग। अमीर लोग का मतलब क्या होता है? अमीर लोग का मतलब वो जो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में। अब जो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में वही अमीर लोग होंगे ना। और सबसे ज़्यादा कौन है? किसका दबदबा है? दबदबा डच, ठीक है। दबदबा किसका है? डच लोगों का। तो यहाँ रहेंगे कौन? डच बोलने वाले लोग। अब बचे कौन से? फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो फ्रेंच बोलने वाले लोग आ गए कहाँ पे? वेलोनिया रीजन में, राइट। वेलोनिया रीजन में आ गए फ्रेंच बोलने वाले लोग। डच बोलने वाले लोग कितने हैं? 59%। अमीर हैं, ज़्यादा हैं। ज़्यादा है मतलब क्या है? फ्रेंच से ज़्यादा ही होंगे। तो फ्रेंच अगर 40% है, फ्रेंच तो याद रख लोगे ना 40%, 40% तो याद ही रख लोगे, राइट। तो फ्रेंच अगर 40% लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है डच वाले लोग जो हैं 60% होंगे। लेकिन 60% तो नहीं हो सकते, बिकॉज 1% उसमें जर्मन भी आ गया ना। जर्मन का 1% माइनस कर देंगे, 59% डच बोलने वाले लोग हैं। क्या टेबल याद रहेगा जल्दी बताओ? क्या टेबल याद रहेगा? जल्दी 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 क्विकली बताओ फटाफट से। क्या टेबल याद रहेगा तुम लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर याद रहेगा, बहुत मजा आ गई। ठीक है, आज की क्लास में हमने कुछ 4-5 पॉइंटर्स पढ़े, इसको हम लोग कल रिवीजन एक बार वापस कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से घर में वापस से रिवीजन कर सको। ठीक है दोस्त, देखो 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन और स्पीक्स डच लैंग्वेज। बाकी जो 40% है पीपल्स हैं, 40% लिव्स इन वेलोनिया रीजन और बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। और रिमेनिंग 1% जो है वो है द बेल्जियंस स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, बाकी आगे उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स जो सिटी है, जो सिटी है ब्रुसेल्स, उसकी कैपिटल सिटी, उसके बारे में बात करी गई है। तो आज हमने इतनी ही सारी चीज़ें पढ़ी और बाकी हमने कुछ और मतलब मैं तुमको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दिया और उसके बाद हमने इतनी सारी चीज़ें आज कवर करी है। ठीक है, अभी हमको और बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है इस चैप्टर की और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कवर करते चलेंगे। कोई टेंशन की बात यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, आई होप तुम लोग को यहाँ तक लेके मज़ा आया होगा और तुमने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, नोट्स बनाए होंगे, कैसे बनाए नोट्स मुझे बिल्कुल बता देना। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट्स के लिए और इसकी पीडीएफ के लिए जो चैप्टर खत्म होगा तुम लोग को पीडीएफ मिलेगी पूरी एनसीईआरटी की, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम पे चले जाओ।
और वहाँ तुम लोग को इसकी PDF मिल जाएगी। रिक्वेस्ट कर लेना, तुम लोग को PDF मैं दे दूँगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी आगे हम लोग बाकी और चीज़ों की बात करेंगे। ऑल्सो देखो, तुम लोग को अभी रिवीजन क्या करके आना है, कोई तुम्हारे लिए क्वेश्चन है नहीं आज, ठीक है। GPP में कोई क्वेश्चन है नहीं, बिकॉज आज हमने ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं है, तो कोई क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे नहीं रहा हूँ। लेकिन इस बात का याद रखना कि मैं सब क्वेश्चन तो दे नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो पॉइंट है, जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से याद करके आ जाना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, जो फ्लेमिश एंड रीजन की बात करी ना हमने, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो ये 59% और 40% की हमने बात करी है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल के दिन, कल हम लोग इसमें और बातें करेंगे। अगर अपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो फटाफट से जाओ और नीचे कमेंट करो Day 2 डन, ठीक है। जाइए कमेंट करो Day 2 डन। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और बाकी तुम लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो फटाफट से। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।